आज हम सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का वीडियो मैं आपको बना रही हूँ आपके लिए। जो बच्चे 9th से 10th में आए हैं उनके लिए, और जिनकी सप्लीमेंट्री आई है जो ठीक से नहीं पढ़े होंगे या पढ़े भी होंगे तो कोई भी वजह रही हो, उनके लिए है ना। तो इसमें आपको पता है कि आपकी 4 किताबें हैं। ये इतिहास है आपका, और ये राजनीति शास्त्र है, और ये तीसरा आपका भूगोल है, और चौथी बुक आपकी आर्थिक विकास है, जिसको अर्थशास्त्र बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको पेपर बताती हूँ किस तरीके का पेपर 2022 में आया है। ये आपका पेपर है 2022 का सामाजिक विज्ञान का। जिन बच्चों की सप्लीमेंट्री आई है उनको तो पता ही है कि पेपर कैसा आया है, लेकिन जो बच्चे 9th से 10th में आए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि पेपर आपका जो है इस टाइप का आएगा। और एक चीज़ और, इसमें 32 नंबर के आते हैं आपके, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर है। इसमें पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जैसे ये है। दूसरा आपका क्वेश्चन आता है, ये 6 नंबर का है। दूसरा क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि 7 नंबर का है। फिर इसमें सही जोड़ी हैं, जो कि 6 नंबर का है। और उसके बाद आपका ये एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये है। फिर आपका सत्य और असत्य, ये भी आपका 6 नंबर का है ना। और ये सारी जो है 32 नंबर का आ रहा है आपका, वो चारों किताबों में से मिला करके दिया गया है। ये जो उत्तर हैं ये इनका पूरा मैं आंसर सहित वीडियो डाल चुकी हूँ सही विकल्प का। जिस दिन पेपर हुआ था आप उसमें से देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पेपर इन्होंने किस तरीके से बनाया है, किस बुक में से कितना आया है, और आपको किस तरीके से पढ़ना है। ये जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला प्रश्न है, फ्रेडरिक सारायुह कलाकार थे। इसमें आपको उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। ये कहाँ से बना है, प्रश्न उन्होंने कहाँ से बनाया है, किस तरीके से बनाए हैं, वो देखो आप, और आपको पढ़ना कैसे है। अब ये देखिए, आपका ये बुक का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इतिहास की किताब है आपकी, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसका बुक का पहला ही पेज है, ये यहाँ से 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारायुह, जैसा कि मैंने आपको ये प्रश्न में बताया, फ्रेडरिक सारायुह कलाकार थे। इन्होंने इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, और ये पूछा है कि किस देश का था, है ना। तो ये आपका फ्रेडरिक सारायुह फ्रांसीसी कलाकार थे। कितना सरल तरीके से इन्होंने पाठ के पहले पेज में से ही 2 प्रश्न बनाए हैं। पहला, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारायुह कहाँ के थे। अब पेपर में इसी में से रिक्त स्थान में एक प्रश्न दिया हुआ है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारायुह ने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। अगर आप ज़रा भी समझदार हैं, या फिर आपको करना क्या है, जब आपको पेपर मिलेगा तो आपको पहले पूरा पेपर ध्यान से पढ़ना है। कई बार कई प्रश्नों को उत्तर उसी में मिल जाते हैं। जैसे देखो, फ्रेडरिक सारायुह कलाकार थे, फ्रांस के, आयरलैंड के, स्विट्जरलैंड के, कहाँ के थे। इसका आंसर कहाँ पर दिया हुआ है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारायुह, मिल गया इसका उत्तर यहीं, है ना। अब ये सारायुह ने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। कितने चित्रों की, ये दिया है आपकी बुक में, 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। देखा, बोर्ड परीक्षा में उन्होंने इसी में से 2 प्रश्न बना दिए हैं। अब आपको पढ़ना कैसे है, ये मैं वो आपको बता रही हूँ कि हर पैराग्राफ को आपको ध्यान से पढ़ना है,
और उस पैराग्राफ में से आप जितने छोटे छोटे प्रश्न बना सकते हैं उतने पहले आपको प्रश्न बनाना है और उसके उत्तर भी आपको एक वाक्य में ही लिखना है। उससे आपका 32 नंबर का जो है वो पूरा कवर होता चला जाएगा, आपको कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं पहले आपको सबसे पहले इतिहास की बुक में से जो आए हैं वो ही बता रही हूँ। इसमें तीसरे नंबर का है, मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई, है ना। ये कब स्थापित हुई? 1854 में। ये बुक में कहाँ से आया है मैं ये आपको बता देती हूँ। मैं फिर बोल रही हूँ कि ये जो पेपर है इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं पूरे पेपर बना के आंसर सॉल्व करके डाल चुकी हूँ, उसकी लिंक दे दूँगी, आप देख लेना। अभी आपकी इतिहास की बुक में पेज नंबर 94 पर दिया हुआ है फैक्ट्रियों का आना। यहाँ पर ये दिया है बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854 में खोली गई थी और 2 साल बाद इसमें उत्पादन होने लग गया था। अब ये देखो पहली लाइन से इन्होंने दोबारा प्रश्न बना दिया है। अगर आप इसको पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो इसमें से आप खुद 5 प्रश्न बना सकते हैं। जब आप खुद प्रश्न बनाएंगे और उसका उत्तर भी आप खुद लिखेंगे, अगर मान लीजिए आपको नहीं इतना पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है और आप नहीं बनाना चाह रहे हैं आंसर, तो आप इसमें से ही याद कर सकते हैं। आप अंडरलाइन कर लीजिए, प्रश्न बना लीजिए और अंडरलाइन कर लीजिए। और रोज़ जैसे हम गीता का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा उसी तरीके से। ये मान के चलो कि ये पूजा है, पढ़ाई नहीं है ना। सामाजिक विज्ञान में पास होना बहुत ही आसान है। जिनकी सप्लीमेंट्री आई है वो बच्चे ध्यान दें कि इसमें पास होना बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब इसी में देखिए आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, ये इस तरीके के जो बॉक्स दिए हुए हैं इनको आप एक को भी मत छोड़िएगा, क्योंकि इसमें से भी पेपर इन्होंने बनाया है। इसमें पेपर, ये पेपर में किस तरीके से आया है देखो। ये आपका जमशेद जी जीजा भोमे कौन थे, ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है। अभी सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में पास होना बहुत आसान हो गया है। पहले के जैसे बड़े बड़े आंसर नहीं आ रहे हैं, 4-4 नंबर के ही हैं, है ना। ये आपका 2 नंबर का है, लेकिन इसका उत्तर कहाँ दिया हुआ है ये देखिए, ये बॉक्स में। ये हमारे जीजो बॉय का चित्र है। चित्र देख करके आप इसके नीचे ये दिया हुआ है, अगर किसी बच्चे ने ये पढ़ लिया होगा तो वो आसानी से उसका उत्तर दे सकता है। तो इसलिए जो इस टाइप के भी दिए हैं ये आपके सब इम्पोर्टेंट हैं, ये भी आपको पढ़ना है ना। इनका पिक्चर दिया हुआ है, जितने भी ये दिए हैं वो आपको पढ़ना है। मैं आगे भी देखो आपको एक क्वेश्चन और बताती हूँ जो कि ऐसे ही बीच में से आया हुआ है। ये आपका, ये गाथा गीत से क्या आशय है ना। तो ये देखिए ये दिया हुआ है नए शब्दों में। मैंने क्या बोला कि ये बॉक्स जितने भी आपकी बुक में हैं उन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। ये दिया है गाथा गीत क्या है, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। आपको अभी मैंने पेपर भी बता दिया है कि ये गाथा गीत, और ये बीच में भी दिया हुआ है गाथा गीत उनको पढ़कर सुनाए जाते थे। मतलब इतना इजी है कि आपको याद करने के लिए कोई विशेष मेहनत नहीं करना है और ना ही दिमाग पर कोई जोर डालना है। आपको करना है तो बस इतना कि बुक आपको ध्यान से पढ़ना है, हर पैराग्राफ को ध्यान से आपको पढ़ना है। आपका 3 नंबर का प्रश्न है ये, है ना। ये क्या लिखा है, स्टेपलर्स, फुलर्स तथा कार्डिक से क्या आशय है। 3 नंबर का प्रश्न है, लेकिन आया कहाँ से आया, ये देखिए नए शब्द। ये फिर से इस बॉक्स में से ही उन्होंने बना करके दिया हुआ है, ये दिया है। और ये पैराग्राफ है आपका, ये पैराग्राफ, ये यहाँ से यहाँ तक जो पैराग्राफ दिए हैं इसमें ही ये चीज़ें दी हुई हैं जो पूछी हैं। उन्होंने कुछ अलग से नहीं पूछा है, इसलिए आप किसी और जगह ना दौड़ लगाएं। प्रश्न बैंक है उससे भी पढ़ सकते हैं, बाकी ये पैराग्राफ में से ये दिया हुआ है तो आप इनको अच्छे से पढ़ लें। अब मैं आपको आगे का
और बताती हूँ कि पेपर कैसे आया है। इसमें इतिहास में क्या महत्वपूर्ण है, ये आपके जो बॉक्स बने हुए हैं, ये जो बॉक्स बने हैं इनको ही आपको ठीक से पढ़ना है, इसमें से ही उत्तर आएंगे। अब आपकी बुक है ये लोकतांत्रिक वाली, इसमें पहले ही पाठ में श्रीलंका में बहुसंख्यावाद, अगर आपने ये पैराग्राफ पूरा अच्छे से पढ़ा है तो इसके पीछे से ही उन्होंने एक प्रश्न बनाकर दिया है। ये देखो, ये इनका दिया है 2009 में गृह युद्ध जो श्रीलंका में चल रहा था उसका अंत हुआ है। अब इसमें इन्होंने प्रश्न पूछा है किस तरीके से, ये भी आप देख लीजिए और फिर आप दोबारा पढ़ना। ये आपका खाली स्थान में दिया है इन्होंने, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति का वर्ष। तो अब मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से इन्होंने प्रश्न बनाया है, ये आपका प्रश्न है। और आगे देखिए आप पेपर में, इसीलिए आप बुक को अच्छे से पढ़ना। ये आपका प्रश्न है, सामाजिक विभाजन का मुख्य आधार क्या है। ये एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये इस तरीके का प्रश्न इन्होंने बनाकर दिया है, सामाजिक विभाजन का मुख्य आधार क्या है। मैंने वीडियो और भी लोगों के देखे थे, इसमें इन्होंने उत्तर बहुत गलत बताया है। मैं आपको बुक में से इसलिए बता रही हूँ कि बुक में से कहाँ कहाँ से उत्तर प्रश्न उन्होंने बनाए हैं वो आपको पता रहेंगे तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये दिया हुआ है, विभाजन तो दुनिया भर में होता है धर्म और लिंग के आधार पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। तो ये जो प्रश्न है आपका कि सामाजिक विभाजन का मुख्य आधार क्या है, तो भारतीय समाज में जाति पर आधारित विभाजन है। तो हम यहाँ पर उत्तर क्या लिखेंगे, ये देखो, जाति पर आधारित विभाजन भारतीय समाज में। तो ये उत्तर, ये प्रश्न आपका यहाँ से बीच में से बनाया, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है। अब ये बहुविकल्प में एक दिया हुआ है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। ये 4 प्रश्न उत्तर दिए हुए, उनमें से एक उत्तर सही है। ये देखो, ये पहली लाइन में से फिर उन्होंने प्रश्न बनाया है। ये देखो, बहुजन समाज पार्टी स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में 1984 में गठन किया गया था बहुजन समाज पार्टी का। तो ये उत्तर आपका इसमें से आया है। एक प्रश्न है आपका ये 2 नंबर का, समरूप समाज से क्या आशय है। इसका उत्तर देखो, ये दिया हुआ है यहाँ पर, समरूप समाज एक ऐसा समाज है, ये आपका इसका उत्तर यहीं दिया हुआ है। और कितनी सावधानी से इसमें से उन्होंने प्रश्न बनाया है। इसीलिए मैं फिर आपको समझा रही हूँ कि बुक की रीडिंग करें, एक पैराग्राफ पढ़ें तो उसमें से प्रश्न बना लें। आपका नागरिक शास्त्र में लोकतंत्र की चुनौतियाँ, ये पूरा पार्ट आपको अच्छे से याद करना है। इसमें से जो भी क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं वो आप कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये पार्ट आपका। ये लोकतंत्र की सफलता में बाधक किन्हीं 4 तत्वों को लिखिए और लोकतंत्र की बाधाओं को दूर करने की 4 उपाय लिखिए। ये बहुत ही नज़दीकी के प्रश्न हैं और इनका आंसर लगभग मिलता जुलता है, आपको छोड़ना नहीं है। बाधक तत्व, बाधा मतलब कि किसी भी काम में अड़ंगा डालना। ये आपका लोकतंत्र की चुनौतियों वाला पार्ट है। तो इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप मन से भी इसके उत्तर लिख सकते हैं कि लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। तो लोकतंत्र क्या है, जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार है ना। तो ये आप कर लीजिएगा। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना क्या है, ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है।
ये देखो यहाँ किस सन में शुरू की गई है। अभी उन्होंने पूछा है कि ये योजना कब शुरू की है प्रश्न में, तो कितने आराम से इन्होंने इसमें से प्रश्न बना दिया है। तो इस टाइप के जो हैं वो आप कर लीजिएगा। ये इतिहास में आपके में ये कृषि वाला पाठ है, बहुत ही सरल पाठ है आपका ये। इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ लेना। झूमा कहा जाता है, एक खेती होती है विशेष प्रकार की, उसको झूमा खेती कहा जाता है। अब ये आगे दिए हुए हैं, ये कर्तन देन प्रणाली, इनमें से भी प्रश्न आ सकते हैं। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये पाठ बहुत ही सरल है। इसमें से भी 2-3 प्रश्न आए हैं जो कि आप सिर्फ एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आप इसको हल कर सकते हैं। ये है एक प्रश्न, नगद और व्यापारिक फसलों से क्या आशय है। नगदी फसलें जो बिक जाती हैं, जैसे कपास है और जिनका तेल निकलता है, वो ये क्या होती हैं, व्यापारिक फसलें हैं जो सीधे सीधे बेच दी जाती हैं। एक बार रीडिंग लगा लेना। जूट को सुनहरा देश क्यों कहा जाता है, ये भी इसी पाठ का आया है। तो ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें से एक प्रश्न ये भी है आपका, भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए। खाद्यान्न फसलें वो होती हैं जिनको हम खाते हैं, कुछ भी लिख दो आप, मक्का, ज्वार, बाजरा। तो ये वाला जो पाठ है वो बहुत सरल है और आप आराम से इसको कर सकते हो। याद करने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ये दिए हुए मुख्य फसलें इस पाठ में, ये चावल, ये अनेक प्रकार की खाद्य फसलें, चावल, गेहूँ, है ना, ये हो गई। एक क्वेश्चन इसमें से ये यहाँ से भी बनता है, रबी और खरीफ की फसलें, है ना। तो जो मौसम बदलते हैं, जो जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर में काटी जाती हैं, वो हो गई रबी की फसलें। नहीं, वो खरीफ की फसलें हैं। और जब सूर्य मध्यम हो जाता है, सर्दी का टाइम रहता है, वो होती हैं रबी की फसलें। इसमें पूरा दिया हुआ है, वो आप कर सकते हैं। अब आपका मैं भूगोल की बुक में से बता रही हूँ। ये एक आया है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या आशय है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ब्लूप्रिंट यानी किस पार्ट में से कितना आएगा, इसका भी एक वीडियो मैं बना के पहले ही डाल चुकी हूँ। आप हमारे चैनल पर डेली डे अकेडमी में प्लेलिस्ट में आप सर्च करना, वीडियो पे जाना, वीडियो पे सर्च करना तो आपको मिल जाएगा। उधर अगस्त सितंबर में ही डाला था, तो देख लेना। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं, ये आपका एक पार्ट है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन। ये तो इसमें आपको ये यहाँ पे दिया हुआ है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन्हें कहते हैं, कहलाती हैं। ये इसमें से आया है। इसी पाठ में से 2 प्रश्न पूछ लिए हैं उन्होंने। ये आगे है, वैश्वीकरण क्या है, ये दिया हुआ है, वैश्वीकरण क्या है। अब आपका एक प्रश्न ये भी आता है जिसमें भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, मानचित्र भरना। ये 2 आते हैं, अथवा में भी एक आता है। अब इसमें पूछा है उन्होंने ये वाले में पूछा है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। तो आपकी जो भूगोल की बुक है, अभी इससे पहले मैंने आपके अर्थशास्त्र की बुक में से बताया था, अब मैं भूगोल की बुक में से बता रही हूँ। ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। आपको कुछ नहीं, गेम जैसा खेलो और पहले किस राज्य की सीमा कहाँ तक है, आप पहले वो देखना। अगर आपको सारे राज्य याद हो जाएं तो फिर उस जगह को ढूंढना आसान हो जाएगा।
जैसे इसमें पूछा है प्रश्न में रानीगंज, कोरबा, विजयपुर और सोनीपत। अब ये कोरबा छत्तीसगढ़ में है, पहले मध्य प्रदेश में ही आता था, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था कोरबा। फिर ये रानीगंज, ये उड़ीसा साइड है। फिर एक और इसमें पूछा है सोनीपत, ये सोनीपत है दिल्ली के पास। और ये आपका विजयपुर है। ये आपके मानचित्र में दिए हुए हैं। मानचित्र आपको खाली मानचित्र दुकान से लेके उसकी 8-10 फ़ोटोकॉपी करा लेना। उसका पेज अच्छा रहता है तो उसमें आप भरना और फिर उसको अच्छे से मिटा लेना, फिर भरना। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें पूछा है मानचित्र में अभ्रक और मैग्नीज के क्षेत्र बताइए। तो इसमें 4 हैं, अजमेर, हजीराबाग, बालाघाट और सुंदरगढ़। ये आपकी बुक में ही मैप दिया हुआ है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। बगैर मेहनत के तो कुछ हासिल नहीं होता है। देखो मैं भी वीडियो बना रही हूँ तो मेहनत लग रही है ना, तो आप भी मेहनत से पढ़ना। ये आपका हजीराबाग है, यहाँ पर ये आपका सुंदरगढ़ है, यहाँ पर ये बालाघाट है। और क्या पूछा था बताओ जल्दी से, अजमेर, ये आपका अजमेर है। अजमेर सबको पता है, यहाँ पर दरगाह है एक फेमस है बहुत। तो आप कुछ कुछ इस तरीके से रिलेटेड कर लें कि वहाँ पर वो चीज़ भी है, वो चीज़ भी है, तो आपको याद रहेगा। तो ये राजस्थान में आता है। अमरकंटक, बालाघाट ये मध्य प्रदेश में है ना। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकली हुई है, उसी के पास में बालाघाट है। ऐसे करके आपको याद कर लेना है। ये आपका 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, ये पाठ भी आप अच्छे से कर लेना। आधारभूत उद्योग से क्या आशय है और जल प्रदूषण। देखो प्रदूषण वाला तो आप आराम से कर सकते हैं, इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये आपका भूगोल में दिया हुआ है, उद्योग वाला पाठ है, ये दिया है औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण। ये आसान भी है, हिंदी में आपने निबंध किया होगा तो निबंध का भी लिख सकते हैं आप। इसमें थोड़ा सा उद्योगों के बारे में ज़्यादा लिखना रहेगा और इसमें से आपके 3 नंबर पक्के समझ लीजिए। इन्होंने जल प्रदूषण का पूछा है, हो सकता है ध्वनि प्रदूषण पूछ लें, वायु प्रदूषण पूछ लें, रासायनिक उद्योग पूछ लें, है ना। तो ये आपको अच्छे से ये वाला पाठ करना है। ये उद्योग वाला जो पाठ है वो आपको ठीक से करना है। यहाँ से खनिज आधारित उद्योग दिए हैं, लोहा तथा इस्पात उद्योग दिया है। क्वेश्चन आपका एक तो आया ही है कि आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, और कपड़ा उद्योग है। ये सब आप अच्छे से एक बार अगर आप पढ़ भी लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, मन से भी आप लिख सकते हो। ये आपकी आर्थिक विकास वाली जो बुक है इसमें आपका एक पाठ ये भी महत्वपूर्ण है, उपभोक्ता अधिकार। पाठ आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा ही पाठ है। और उपभोक्ता के बारे में जो भी दिया हुआ है वो आप अच्छे से पढ़ लेना। ये जो दिए हुए हैं ISI और एग मार्क, ये चिन्ह भी कभी वो दे सकते हैं। और ये किसका किस में है चिन्ह, एग मार्क काय का, होल मार्क काय का है, ये सब आप पढ़ लेना। ये पाठ आप अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ आपका है। इसमें से क्वेश्चन अभी भी इस साल भी आए हैं। ये देखो, उपभोक्ता जागरूकता का महत्व 4 बिंदुओं में, उपभोक्ता शोषण का 4 बिंदुओं में लिखना है। तो ये पूरा पाठ आप अच्छे से कवर कर लेना, इसमें से ज़रूर आएगा। ये IMPA समझिए, आप अपनी गाइड में से भी पढ़ सकते हैं। आपके पास केशव सीरीज हो, युगबोध है, प्रश्न बैंक में से भी 2-4 क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा तो नहीं आए। उसमें आपको व्यवस्थित उत्तर मिल जाएंगे और उसमें से आप याद करना। बाकी आप वो फेक वीडियो जो ये बोलते हैं कि नहीं अभी ये पेपर ही आएगा, यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं कि यही पेपर आएगा,
तो इस पे आपको भरोसा नहीं करना है। भरोसा करना है तो जो मैंने जिस तरीके से आपको बताया है कि आपको इस तरीके से पढ़ना है, तो आप वो तरीका अपनाइए, ना कि दूसरों के बहकावे में आना है कि इसमें से ही आएगा। अगर उनको ही पता होता कि पेपर यही वाला आएगा तो फिर तो बोर्ड एग्ज़ाम का मतलब ही ख़त्म हो जाता। आप बड़े बड़े आंसर भी याद कर सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी आप कवर कर लेना। बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर जब आप करते हैं तो एक एक वाक्य के उत्तर तो अपने आप ही हो जाते हैं। सही गलत के भी उसी में आंसर मिल जाएंगे आपको, सही जोड़ी के भी उसी में से आंसर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने जो आपको तरीका बताया है कि आपको कैसे पढ़ना है, मैंने एक बार और बता देती हूँ। जैसे यहाँ से ये पैराग्राफ है, यहाँ तक पूरा पैराग्राफ पढ़िए और फिर प्रश्न बनाइए। जैसे देखो मैं आपको बता देती हूँ, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है ना। अब तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या है वो इसमें दिया है, तो आप ये पढ़ें। तृतीयक क्षेत्र में आता है परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवा, व्यापार। तृतीयक गतिविधियों के कुछ उदाहरण है। ये लो, ये आपका प्रश्न बन गया है। और इसके आगे अगर अब हम देखते हैं, एक प्रश्न आपका ये भी बनता है, सेवा क्षेत्रक क्या है। इस बार ये नहीं आए हैं तो हो सकता है इस बार आ जाएं। सेवा क्षेत्रक कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई। देखो, दो तरीके की चीज़ें होती हैं। सेवा वो है जो हम किसी से लेते हैं और उसके बदले में हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे एक टीचर है, आपको पढ़ाने आ रहा है और आपके मम्मी पापा से 2000 रुपये महीने लिए, तो आपको प्रत्यक्ष आपके हाथ में कुछ चीज़ नहीं दिख रही है, बस उनका ज्ञान दिख रहा है जो उन्होंने आपको दिया है। ऐसी वकील है, डॉक्टर को आप दिखाने गए, तो ये उनकी सेवाएं कहलाती हैं, है ना। इनसे वस्तुएं प्राप्त नहीं होती हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में आपने शक्कर ली, गन्ना लिया, गन्ना आ गया प्राथमिक क्षेत्र में, और गन्ने से बनी हुई शक्कर आ गई द्वितीय क्षेत्र में। और आपकी जो डॉक्टर उनकी सेवाएं हैं जो आपको दिखाई नहीं देती हैं, बदले में कुछ आपके हाथ में नहीं रखा जाता है, वो होती हैं सेवाएं। अब मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि किस तरीके से पेपर आपका इस बार आया था और आपको किस तरीके से पढ़ना है। मैंने आपको पहले भी जो डाला है वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिस दिन पेपर हुआ था, वो आप देख लीजिएगा, लिंक दे दूँगी। और उत्तर के लिए आप जो आपके पास गाइडें वगैरह हों जिनमें से पहले पढ़ा था आपने, उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न बैंक भी जो निकाली थी सरकार ने, वो भी मैं पूरी बना के डाल चुकी हूँ, उसकी भी लिंक मैं आपको दे दूँगी। अब आप अच्छे से पढ़ाई करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके भी अपने बेनिफिट हैं कि आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएंगे और आपकी जो भी रिक्वायर होगी उस हिसाब से भी वीडियो आपको मिल जाएगी।